हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेश कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो पढ़ा होगा जिसमें हमने मैनेजमेंट के फंक्शन, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट के प्रोसेस के बारे में पढ़ा हुआ है। इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि हम भिलाई सिटी में रहते हैं तो आप सभी को पता होगा कि भिलाई फेमस है भिलाई स्टील प्लांट के लिए। So, इसी का एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करके समझते हैं कि क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। बीएसपी के क्या ऑब्जेक्ट होंगे, बीएसपी क्या भिलाई स्टील प्लांट के क्या ऑब्जेक्ट हैं। भिलाई स्टील प्लांट अपना प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहता है, भिलाई स्टील प्लांट अपने सिटी के बारे में सोचना चाहता है, भिलाई स्टील प्लांट अपने इंप्लॉइज के बारे में सोचना चाहता है। तो भिलाई स्टील प्लांट का ऑब्जेक्ट क्या है। भिलाई स्टील प्लांट के तीन ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। पहला ऑब्जेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। जब भिलाई स्टील प्लांट सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, ना अपने समाज के बारे में सोचेगा, ना अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचेगा, सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा, तो इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पहला मेन ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट पूरा नहीं होगा तो ना अपने सोसाइटी के बारे में सोच सकता है, ना वो अपने एम्प्लॉय के बारे में सोच सकता है। पहले तो अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस के बारे में, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अपने सेल यूनिट के बारे में उसको सोचना पड़ेगा। तो भिलाई स्टील प्लांट का पहला ऑब्जेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑपरेशनल, अपने सेल, अपने परचेस के बारे में सोचेगा। तो हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है सोशल ऑब्जेक्ट। अब ये सोशल ऑब्जेक्ट क्या है, अपने सोसाइटी के बारे में सोचना, अपने समाज के बारे में सोचना। अभी मैं कुछ आपको डायग्राम दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक और ऑब्जेक्ट होता है पर्सनल ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के तीन ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, एक होता है सोशल ऑब्जेक्ट, अपने सोसाइटी के बारे में सोचना, और नंबर थ्री होता है अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचना, डायरेक्टर, सीईओ के बारे में सोचना। वो आ जाएगा आपका ऑपरेशन पर्सनल ऑब्जेक्ट। तो देखिए, मैंने कुछ फोटोज रखे आपके सामने, इसको देखकर आप समझने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट ये सिर्फ अपने प्रोडक्शन के बारे में सोच रहा है, कैसे मैं सरवाइव कर पाऊं, कैसे मैं ग्रोथ करूं, क्या मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। तो सिर्फ आप अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, अपने सर्वाइवल के बारे में, अपने प्रॉफिट के बारे में, अपने ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, तो वो किस में आ जाएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव का। सोशल ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे भिलाई स्टील प्लांट के स्कूल होते हैं, बीएसपी के स्कूल है, बीएसपी के हॉस्पिटल है, बीएसपी गार्डन बना के रखा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, उससे गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट देता है। ये सब आपका किस में आ जाएगा, सोशल ऑब्जेक्ट। आपको सोसाइटी के बारे में क्या क्या करना है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, रीजनेबल प्राइस पर देना है। ये सब आपके आएंगे किसमें, सोशल ऑब्जेक्ट में। फिर वहीं आता है आपका कौन सा, पर्सनल ऑब्जेक्ट। एम्प्लॉयज को कॉम्पिटिटिव सैलरीज देना है, उनका ट्रांसफर, उनका प्रमोशन, उनको गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन देना। तो ये आपका किस में आ जाएगा, पर्सनल ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। एक बार फिर से देख लें आप, ये पर्सनल ऑब्जेक्ट में आपकी सैलरी है, ट्रांसफर है, प्रमोशन है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप अपने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देख रहे हैं, अपना सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, इनके बारे में सोच रहे हैं, तो आपका बनेगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। एंड सोशल ऑब्जेक्ट, स्कूल, हॉस्पिटल, गार्डन, एम्प्लॉयमेंट, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट, अच्छे दाम पर प्रोवाइड करना, ये सब किसमें आ जाएंगे, सोशल ऑब्जेक्ट। किसी भी बिजनेस के तीन ऑब्जेक्ट होते हैं, तीन ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला वो अपने बारे में सोचेगा, वो आपका क्या बन गया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। भैया मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा तो सोसाइटी का कैसे हेल्प कर पाऊंगा, सैलरी कैसे दे पाऊंगा, प्रमोशन कैसे दे पाऊंगा। तो पहले तो अपना बिजनेस को स्टेबल करूंगा ना। पहले बिजनेस के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा, अपना सर्वाइवल के बारे में। सर्वाइवल कैसे होता है, जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होता जाएगा आपका सर्वाइवल होते जाएगा। जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। तो ये तीन पॉइंट है, और इसके बारे में अंदर हम पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अपने प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ के बारे में सोचता है। जनरली इट इज एज्यूम दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सभी ये सोचते हैं कि प्रॉफिट कमाने मेन ऑब्जेक्ट है, बट इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। द मैनेजर ट्राई टू डेवलप एंड अटेंड वेराइटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल द मैनेजमेंट। खाली प्रॉफिट ही कमाना ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे आप आज किसी बिजनेस से पूछेंगे ना, जाकर बिजनेसमैन से, किसी शॉप वाले से कि सर आपका ऑब्जेक्ट क्या है इस कंपनी या बिजनेस को ओपन करने, बोलेगा प्रॉफिट कमाना। सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना नहीं होता, सोसाइटी, सोशल के लिए भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और अपने एम्प्लॉयज के लिए भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तब आप बहुत बड़ा कंपनी बना सकते हो। रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, अदानी हो गया, अंबानी हो गया, ये लोग सब और सब सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते। इनके कुछ एनजीओज भी चलते हैं, ये अपने एम्प्लॉयज को बहुत अच्छा रेमुनरेट करते हैं, उसका प्रमोशन, उनका ट्रांसफर, अच्छा कंडीशन में काम करने के लिए। इनके सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही मेन ऑब्जेक्ट नहीं है, और भी ऑब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले क्या पॉइंट होना चाहिए, आपका सर्वाइवल, जैसा अभी हम पढ़ रहे थे। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट, एंड तीसरा क्या होना चाहिए, ग्रोथ। बेसिक पर्पस ऑफ द एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द मार्केट।
उस मार्केट में आपको सरवाइव करना है। जैसे सपोज करो आपने कोई कैफे ओपन किया, तो आप क्या चाहेंगे कि भैया मेरा कैफे में पहले प्रॉफिट नहीं कमाओ, मेरा कैफे चल तो जाए, इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में मेरा बिजनेस चालू तो रहा है, इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में मेरा बिजनेस बना तो रहा है, मैं बंद ना कर दूं। तो आप फिर सबसे पहले किसके बारे में सोचते हैं? सर्वाइवल। जब सर्वाइवल अच्छा खासा होने लग जाता है तब आप किसके बारे में सोचेंगे? प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। प्रॉफिट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्न लिक्विड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल करना है तो आपको प्रॉफिट चाहिए, ग्रोथ करना है तो प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट बहुत जरूरी है। और जब आपका अच्छा खासा सर्वाइवल हो रहा है, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रोथ करना पड़ेगा। ग्रोथ का ये मतलब नहीं कि एक से दो तीन दुकान खोल लो, एक से तीन चार ऑफिस खोल लो ना। ग्रोथ का मतलब होता है एक प्रोडक्ट रखे हो तो तीन चार और प्रोडक्ट ला लो। आपके पास एक एम्प्लॉय था, आप 10 एम्प्लॉय रख लो। हाँ, दो तीन स्टोर और खोल लो, वो भी पार्ट ऑफ ग्रोथ होता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इसको भी क्या माना जाता है? ग्रोथ माना जाता है। तो हर कंपनी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के तीन ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है? सिर्फ अपने व्यापार के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में सोचना। और उसमें आपको तीन पॉइंटें सोचनी है, एक है सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट और तीसरा ग्रोथ। अगला सोशल ऑब्जेक्ट। सोशल ऑब्जेक्ट में देखो क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट जो समाज को एट रीजनेबल प्राइस, कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड अ डिजायरेबल सिविक एक्टिविटी, को सिविक एक्टिविटी में, नागरिक जो एक्टिविटी होती है उसमें पार्टिसिपेट करो। इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको पार्टिसिपेट करना है, हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, इसमें भी आपको कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करो, कम्युनिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट दो। ये देखो एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको चलाना चाहिए। कुछ एनजीओ, कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें आपको हेल्प करना था। कोई भी आप पांच पॉइंट जो आपको लगता है समाज के लिए अच्छा है वो पढ़ लो। ये बहुत अच्छा लिखा है ना। छठा और लास्ट पॉइंट, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता में क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्ट। जो भिलाई स्टील प्लांट जो बना है वो क्यों बना है? इतने सारे लोगों को नौकरी दिया इसलिए वो इतना फेमस है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्ट। पर्सनल ऑब्जेक्ट में क्या होगा? देखो सबसे पहले उल्टा चालू करता हूँ, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। आप जहां काम में जाते हो वहां हेल्दी वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए, साफ सुथरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपको बैठने की व्यवस्था होना चाहिए, आपके साथ आपका मैनेजर, अपना बॉस बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए, वो हेल्दी कंडीशन आ गया। फिर रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट ऑफ और कलीग फुलफिल, मतलब आपको पहचान मिलना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट सम्मान मिलना चाहिए। अब कई जगह लोग आजकल ज्वाइन तो कर लेते हैं, इनको सुनाया जाता है, ह्यूमिलेट किया जाता है, मेंटली हरासमेंट किया जाता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। पीयर रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स, आपके छोटे लोगों से, आपके आसपास वालों से आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। फिर देखो क्या लिखा हुआ, प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब सब इंप्लॉइज के बारे में लिखना है, सब इंप्लॉइज के बारे में। कॉम्पिटिटिव सैलरी, कॉम्पिटिटिव सैलरी क्या है? कि जो जितना ज्यादा काम करता है उसको उसके हिसाब से सैलरी देना चाहिए। आपको आपके एजुकेशन, आपके क्वालिफिकेशन, आपके पोस्ट, आपके डेजिग्नेशन, आपके वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सैलरी देना है। आप भी उतना काम करते हो, एक और भी उतना काम करता है, लेकिन किसी को ज्यादा पेमेंट मिल रहा है, किसी को कम पेमेंट मिल रहा है, तो कॉम्पिटिटिव सैलरी नहीं है। आपको लोग हम भी कम पे काम करेंगे। अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो कम काम करता है उसको ज्यादा सैलरी मिल रहा है, आप ज्यादा काम करते हो तो भी आपको वही सैलरी मिल रहा है, तो बोले कॉम्पिटिटिव सैलरी होना चाहिए। जो जितना अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसको उसके हिसाब से सैलरी देना है। तो ये किसमें आ जाता है? कॉम्पिटिटिव। तीन पॉइंट इसमें से आप, तीन से चार पॉइंट आप इसमें सेलेक्ट कर लिए, हालांकि सभी इजी है। ठीक है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के तीन ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला, अपने बारे में सोचो, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। अपने समाज के बारे में सोचो, सोशल ऑब्जेक्ट। अपने एम्प्लॉइज के बारे में सोचो, पर्सनल ऑब्जेक्ट। इसके अंदर तीन पॉइंट है, इसके अंदर आप कोई भी चार से पांच पॉइंट उठा लेंगे, इसके अंदर आप कोई भी चार से पांच पॉइंट उठा लेंगे। इसके ऊपर जनरली बहुत सारे केस स्टडीज आते हैं, आपको एक केस स्टडी दिया जाएगा, एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएंगे, आप पढ़ के पहचानना है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में सोच रहा है। यस, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बारे में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गुड प्रोडक्ट, हेल्दी प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा है, तो आप किसमें जाना है? सोशल ऑब्जेक्ट। और वहीं अगर वो क्वेश्चन आप पढ़कर ऐसा फील हो रहा है कि अरे इसमें तो एम्प्लॉयज के बारे में सोचा जा रहा है, एम्प्लॉय के प्रमोशन, एम्प्लॉय के ट्रेनिंग, एम्प्लॉय के रिकॉग्नाइजेशन के बारे में सोचा जा रहा है, तो किसमें आ जाएंगे? पर्सनल ऑब्जेक्ट मिलेंगे। आइए अगला, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे ये एक पर्सन है, इसको मैं पूछ रहा हूं, मैनेजमेंट आपको अगर मैं अपने बिजनेस में लगाया, मैनेजमेंट से मैं बात कर रहा हूं कि मैनेजमेंट अगर मैं आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में लगाया, तो तुम्हारा क्या इंपॉर्टेंस है?
तुम क्या फायदा पहुंचाओगे मेरे बिजनेस में? जैसे इमेजिन कर लो कि सामने एक मैनेजमेंट खड़ा है, हालांकि मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है, बट आप ऐसे इमेजिन कर लो कि मैनेजमेंट आपके सामने खड़ा है और आप मैनेजमेंट से पूछ रहे हो कि मैनेजमेंट तेरा क्या इंपॉर्टेंस है मेरे बिजनेस में, तू क्या हेल्प कर सकता है मेरे बिजनेस में, अदरवाइज तेरा कोई हेल्प नहीं होगा तो तेरे को मैं ऑप्ट भी नहीं करूंगा। मैनेजमेंट बोलता है सुनिए सर, मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे क्या इंपॉर्टेंस है आपके बिजनेस में, ये पता है? जैसे आपके इंपॉर्टेंस आपके फैमिली में होगा, होगा ना। कई लोग बोलेंगे सर हमारा तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आपने इंपॉर्टेंस बनाया नहीं है। कुछ लोगों के घर में उसके इंपॉर्टेंस है, वैसे आपके इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? जब बड़े हो जाओगे, पैसे कमा लोगे, तो इंपॉर्टेंस आपके भी बढ़ जाएंगे। तो वैसे मैनेजमेंट को पूछना, मैनेजमेंट तेरा क्या इंपॉर्टेंट है मेरे बिजनेस में बता, तो मैनेजमेंट बोलता है कि मैं आपको हेल्प करूंगा। मैं मैनेजमेंट बोल रहा है मैं आपको हेल्प करूंगा, क्या करने के लिए? आपके गोल को अचीव करने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। डिटेल आप बुक से पढ़ सकते हैं, मैं आपको बस क्विक रिवीजन दे रहा हूँ ताकि आप फटाफट इसको समझ जाए। मैनेजमेंट बोलता है कि सर अगर आप मुझे अपने बिजनेस में लगाते हो तो मैं आपको हेल्प करूंगा। किस चीज में हेल्प करोगे? गोल को अचीव करने में हेल्प करोगे। अगला, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट बोलता है कि सर अगर आप मुझे अप्लाई करते हो अपने बिजनेस में तो आपके इंप्लॉइज का, आपके प्रॉफिट का, आपके मटेरियल का, सभी चीजों का मैं क्या कर दूंगा? एफिशिएंसी को बढ़ा दूंगा, आपकी क्षमता, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाऊंगा। फिर मैनेजमेंट पूछा और क्या हेल्प कर सकते हो, तो बोला देखो पहले तो मैं आपको गोल अचीव करने में हेल्प करूंगा, दूसरा मैं आपकी एफिशिएंसी बढ़ा दूंगा, तीसरा पॉइंट मैं डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करूंगा। और आपने डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, मोबाइल का जो एग्जाम्पल का था मैंने, इसके ऑर्गेनाइजेशन को मैं डायनेमिक बना दूंगा। जो भी चेंजेस होता है ना, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग मैं आपके बिजनेस को चेंज कर दूंगा। गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया तो उसके सब्स्टिट्यूट में क्या है, मैं उसको ला दूंगा। अगर आपको लगता है कि ये वाला मेथड काम नहीं कर रहा तो मैं दूसरा मेथड लगा दूंगा। मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाऊंगा। ये सब कौन बोल रहा है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पूछ रहे कि मैनेजमेंट सर आपका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बिजनेस में? मैनेजमेंट बोलता है कि देखो आपको गोल अचीव करने में हेल्प करूंगा, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा दूंगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को मैं डायनेमिक बना दूंगा। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा जो भी बाहर चेंजेस होता है आपको तुरंत पता चलेगा, आप इंपैक्ट कर लोगे, उसका तुरंत प्रॉफिट गेन कर लोगे। फिर पूछे सर और क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैनेजर बोलता है कि मैं आपके पर्सनल ऑब्जेक्ट को भी अचीव करने में हेल्प करूंगा। सर ये पर्सनल ऑब्जेक्ट क्या है? जितने सारे इंप्लॉयज होते हैं सबके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं। कोई पैसा कमाने के लिए आया है, कोई एक्सपीरियंस लेने के लिए आया है, कोई वर्क एक्सपीरियंस लेने के लिए आया हुआ है, कोई बोलता है कि मैं यहाँ से पैसा कमाऊंगा फिर बिजनेस में लगा दूं। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं जाने का। तो आपके जो भी पर्सनल ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रमोशन, अपने ग्रेड को बढ़ाना, अपने डेजिग्नेशन को बढ़ाना, सब अपना, तो जो भी पर्सनल ऑब्जेक्ट है वो भी पूरा होगा। जैसे मैनेजमेंट बोलता है, मैनेजमेंट बता रहा है आपको कि देखिए सर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो तो अचीव होगा, प्लस आपका जो पर्सनल, आपको बड़ा आदमी बनना है, खूब पैसा कमाना है, कि जो भी डिजायर है पर्सनल के आपके एम्प्लॉयज के, वो भी मैं पूरा करने में हेल्प करूंगा। अच्छी बात है। तो मैनेजमेंट चार ऑब्जेक्ट बता दिया, चार इंपॉर्टेंट बता दिया। मैनेजमेंट बोलता है कि अगर आप मुझे लगाओगे तो मैं आपके गोल को अचीव करूंगा, अगर आप मुझे यूज करोगे तो मैं आपको एफिशिएंसी बढ़ा दूंगा। मैनेजमेंट बोलता है कि मैं आपके डायनेमिक और आपके ऑर्गेनाइजेशन को मैं डायनेमिक कर दूंगा। मैनेजमेंट बोलता है कि आपके जो पर्सनल ऑब्जेक्ट होंगे ना वो भी मैं पूरा करूंगा। फिर मैनेजमेंट को पूछे और क्या करोगे, तो बोलता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में भी हेल्प करूंगा। देखो सारा पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है, सारा पॉइंट पढ़ा हुआ है। गोल अचीव करना हमने पढ़ा हुआ है, एफिशिएंसी पहले पढ़ा हुआ है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल ऑब्जेक्ट, सोशल ऑब्जेक्ट, इसमें भी आपका हेल्प करूंगा। मैनेजमेंट का जो इंपॉर्टेंस है ना, कोई नया पॉइंट नहीं है, सारे पुराने पॉइंट ही, पुराने पॉइंट को ही आप यूज करके क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस बना सकते हैं। मैनेजमेंट को हम पूछेंगे कि सर आप क्या क्या हेल्प करोगे, तो सब पुराना चीज ही बता रहे हैं। बोला क्योंकि आप पहले पढ़ लियो ना मैनेजमेंट क्या करता है। तो मैनेजमेंट बोलता है कि मैं आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करूंगा, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा दूंगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बना दूंगा, आपके पर्सनल ऑब्जेक्ट को भी पूरा करूंगा, आपके सोशल ऑब्जेक्ट को भी पूरा करूंगा। आप मुझे अप्लाई तो करो। अगर आप मैनेजमेंट को अप्लाई नहीं करोगे तो आपका सारा बिजनेस डाउन हो जाएगा। मैनेजमेंट बोलता है कि अगर मुझे अप्लाई करोगे तो मैं आपके सारे बिजनेस करूंगा, आपका पर्सनल ऑब्जेक्ट भी पूरा करूंगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट भी पूरा करूंगा, आपका सोशल, ये है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट है, ये सोशल ऑब्जेक्ट है, ये पर्सनल ऑब्जेक्ट है, सभी चीजों को मैं पूरा करने में आपका हेल्प करूंगा। पॉइंट और एक्स्ट्रा है, इसको याद कर लेंगे फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पॉइंट है, ये देखिए सब उसका डिटेल लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले के जो पॉइंट्स थे
वो तो इम्पोर्टेंट थे ही, इसको आप बुक से पढ़ेंगे। देखो वीडियो में मैं क्विक रिवीजन दे सकता हूँ, क्लास में जो एक एक लेक्चर एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा का चलता है उतना मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो उतना आप बोर भी हो जाएंगे। आपको ये वन शॉट में क्विक रिवीजन के लिए बनाया जा रहा है ताकि आप फटाफट अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या नेचर है, नेचर 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 पूछ रहा है कि मैनेजमेंट आप कैसे हो, अपना नेचर बताओ। मैनेजमेंट बोलता है कि मैं कभी कभी साइंस के जैसा हूँ, मैं कभी कभी आर्ट्स के जैसा हूँ, कभी कभी मैं प्रोफेशन के जैसा हूँ। अगर अपना क्लास होता होगा तो आपको याद होगा मैनेजमेंट के नेचर, मैनेजमेंट बोलता है कि मैं कभी कभी साइंस जैसा हूँ, कभी कभी आर्ट के जैसा हूँ, कभी कभी मैं प्रोफेशन के जैसा हूँ। पहले हम ना साइंस के बारे में समझेंगे, उसके बाद मैनेजमेंट को पूछेंगे कि क्या तू इसके जैसा है, तो मैनेजमेंट बताएगा हाँ मैं इसके जैसा हूँ या नहीं। फिर हम आर्ट के बारे में पूछेंगे कि आर्ट क्या होता है, आर्ट के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज आर्ट। फिर आर्ट को पूछेंगे कि मैनेजमेंट को पूछेंगे मैनेजमेंट क्या तू आर्ट के जैसा है। फिर हम प्रोफेशन का डिटेल पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन के बाद हम मैनेजर पूछेंगे क्या तू उसके जैसा है, और जिसके पॉइंट जितने मैच हो रहे होंगे उसके हिसाब से मैनेजमेंट पता चल जाएगा आपको क्या है। पहले आपको मैनेजमेंट नहीं पूछना है, पहले आपको मैनेजमेंट का नेचर नहीं पूछना है, पहले आपको साइंस के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज साइंस, व्हाट इज एन आर्ट एंड व्हाट इज अ प्रोफेशन। जब साइंस आर्ट और प्रोफेशन समझ में आ जाएगा फिर इसको बुलाएंगे मैनेजमेंट को कि चलो बताओ तुम साइंस के जैसा हो, तुम आर्ट के जैसा हो, तुम किसके प्रोफेशन जैसा हो। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं साइंस। साइंस क्या है, मैनेजमेंट से बाहर निकल जाओ। हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। तो मैंने एक एग्जांपल आपके लिए रखा है, व्हाट इज अ साइंस, साइंस क्या है। तो देखो एक मैंने एग्जांपल रखा है, क्लास में भी जनरली एग्जांपल यूज करता हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा एग्जांपल लगता है समझाने में। बोरवेल आप सभी ने देखा होगा, यस। अब बोरवेल में पानी अगर जब बोरिंग होते है, जब भीड़ लग जाता है, लोग देखते हैं कि पानी निकलने वाला है, तो वो प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जब यहाँ गड्ढा किया जाता है, बोरवेल के लिए काम चल के आता है, तो ऊपर एक ग्रीन मिट्टी होती है, मतलब घास होता है, एक लैंड होता है, सरफेस होता है, पहले तो ये हटता है, ठीक है। इसके बाद वो लाल लाल टाइप की मिट्टी निकलने लगती है, मुरम जो बोलते हैं उसको, लाल लाल मिट्टी, फिर ये निकलने लगता है। इसके बाद वो सीमेंट कलर का जो क्रैशर होता है ना, जो पत्थर को तोड़ा जाता है तो जीरा गिट्टी बोला जाता है, सीमेंट कलर का वो गंदा डस्ट वाला निकलता है। फिर फाइनली चौथे स्टेज में पानी निकलता है। ये प्रोसेस है, पहले ग्रीन ग्रीन मिट्टी जो घास लगी रहती है वो हटता है, फिर अंदर से लाल मिट्टी निकलने लगता है, उसके बाद फिर अंदर से सीमेंट कलर की जो मिट्टी होती है वो निकलने लगती है, पत्थर के टुकड़े होते हैं, उसके बाद फाइनली वाटर निकल जाता है। अब किसी ने ए, सपोज करो ए ने बोरिंग करवाया तो आप उसको देख लिए कि हाँ इस तरीके से पानी निकलता है। सपोज करो कोई बी ऐसा बी भी बोरिंग करवा रहा है, तो क्या उसका भी ऐसे निकलेगा? हाँ, पहले वो हरा मिट्टी जो घास होता है वो निकलेगा, फिर ये लाल मिट्टी निकलेगा, भी करवा रहा है, फिर ये भी निकलेगा। तो आप बोले बस ये जीरा गिट्टी निकल गया, ये सीमेंट वाले पत्थर निकल गया, पानी आने की बारी, यस पानी आ जाएगा। सपोज करो सी कोई ऐसा करता है, वो बोरिंग करा रहा तो आप देख रहे हो, बोले हमको तो मालूम है क्या होगा। क्या होगा, पहले ये हरा जो घास है ये हटेगा, उसके बाद लाल मिट्टी आएगा, क्योंकि आप दो बार देख चुके हो, आपको एक्सपीरियंस हो गया है। फिर आपके पास सीमेंट वाली मिट्टी आ जाएगी, उसके बाद चौथे बार में पानी आ जाएगा, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस हो गए, बोले हमने तो देखा हुआ, एक्सपीरियंस लिया हमने। इसके बाद कोई और करा रहा है वो भी सेम प्रोसेस में, कोई और करा रहा है वो भी सेम प्रोसेस में। तो इसको जब इतने बार एक्सपीरियंस किया जा रहा है, इतने बार ट्रायल किया जा रहा है, इतने बार इसका एक्सपेरिमेंटेशन किया जा रहा है, तो हर बार रिजल्ट सेम आ रहा है। तो जब हर बार रिजल्ट सेम आता है तो इसी को आप क्या बोल सकते हैं कि यही है सर साइंस। इसको अगर बुक्स में लिख दें कि देखिए पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर पानी आ जाएगा, ऐसा एक बार होता है कि हमेशा होता है? यस हमेशा होता है। तो इसी को जब बुक्स में लिख देंगे तो इसी को बोलते हैं साइंस, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक। ये सिस्टमैटिक, पहले ये हटेगा, फिर ये हटेगा, फिर ये हटेगा, फिर फाइनली वाटर आ जाएगा, पानी आ जाएगा। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को ही क्या बोलते हैं? साइंस। जैसे एग्जाम्पल दूसरा चेंज करते हैं कि आपको आइस आइस जमाना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में आइस जम जाता है। किसी ने एक बार पहली बार किया कि 0 डिग्री में आइस जम जाता है, कोई और ट्राई कर रहा है तो उसका भी जीरो में बन जा रहा है, कोई और ट्राई कर रहा है तो उसका भी जीरो में बन जा रहा है, सब जगह जीरो में बन जा रहा है, सब जगह जीरो में बन जा रहा है। तो ये तो यूनिवर्सल हो गया ना कि भैया आइस जमाना है तो किस कौन सी डिग्री में हो जाएगा? 0 डिग्री में हो जाएगा। तो ये जो साइंस है ये सिस्टमैटिक तो होता ही है, वैसे यूनिवर्सल होता है। कहीं पर भी आइस जब जमता है तो उसका डिग्री होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यही है साइंस। तो साइंस कैसे होता है? साइंस से देखो सिस्टमैटिक होता है। साइंस कैसे होता है? यूनिवर्सल, सब जगह। ये बोरिंग वाला एग्जांपल सब जगह कर दो यही लगेगा, जहां भी जाओगे तो यही तरीके से पानी आता है, यूनिवर्सल भी है।
अच्छा, जो 0 डिग्री में आइस जम गया, ये जो 4 स्टेज में पानी आ गया, ये क्या एक बार किसी ने करा होगा तो बुक में लिख दिया होगा? क्या एक बार में ऐसा हो गया होगा? नहीं। इसका क्या किए होंगे अपन? एक्सपेरिमेंटेशन किए होंगे। एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर रिजल्ट सेम आता है, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर रिजल्ट सेम आता है, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर रिजल्ट सेम आता है। तो इसका नाम ही रख दो साइंस। ये ना एक्सपेरिमेंटेशन पर डिपेंड है। ये जो 0 डिग्री आया ना, किसी ने ऐसे नहीं रातों रात सपना है जीरो में बनेगा तो जीरो में बन जाए। कितने बार इसको एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उतने बार रिजल्ट सेम आता है। जितने बार एक्सपेरिमेंट करेंगे उतने बार रिजल्ट सेम आता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? साइंस। तो 3 पॉइंट बता रहा हूँ साइंस के बारे में, ध्यान देना। पहला तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एकदम सिस्टमैटिक निकलेगा। फिर इसको कौन फॉलो करेगा? हर कोई फॉलो करेगा। यूनिवर्सल रूल बन गया, यूनिवर्सल, सभी जगह काम आएगा। इसके बाद ये कैसे आया है? एकदम ओवरनाइट एक बार तुक्के मार कर आ गया? नहीं नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंट करो फिर रिजल्ट आएगा, फिर एक्सपेरिमेंट करो, फिर टेस्टेड है, ये टेस्टेड है। तो यही होता है साइंस। साइंस क्या होता है? साइंस होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, उसके बाद होता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, और उसके बाद होता है एक्सपेरिमेंटेशन। बार बार एक्सपेरिमेंट करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो ये एक साइंस को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल रखा है कि ये देखो, ये 4 तरीके से होता है, ये हर बार होता है, और ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये आंसर आएगा, ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये आंसर आएगा। तो ये मैंने साइंस के बारे में समझा दिया। अब हम पूछेंगे, मैनेजमेंट को बुलाएंगे कि मैनेजमेंट आओ, बताओ क्या तुम साइंस के जैसे हो? तो बोले साइंस कैसा है? तो हम बता रहे हैं भैया देखो, साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्या तू है? तो मैनेजमेंट क्या बताएगा भी पढ़ेंगे। फिर मैंने मैनेजमेंट को पूछे कि साइंस कैसा है, तो बोला कि साइंस कैसा है? तो हम लोग बताए देखो, साइंस यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। तो मैनेजर बोलता मैं हूं कि नहीं हूं, अभी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। आओ पढ़ते हैं। देखो साइंस के बारे में पहले लिखा मैंने। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्वेशन, फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट। लॉजिकल ऑब्जर्वेशन, उसके बाद फाइंडिंग फैक्ट एंड इवेंट, फैक्ट निकाले, फाइंड करे, इसी को क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। सिस्टमैटिक भी होना चाहिए। लॉजिकल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन किए, हरा फिर लाल फिर सीमेंट वाला पत्थर फिर पानी, और ये लॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट किए, तब जाकर क्या बन गया? साइंस बना। मैनेजमेंट को बुलाते हैं। आओ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को यहाँ रखता हूँ मैं। मैनेजमेंट को पूछ रहा हूँ, चलो मैनेजमेंट बताओ तुम ऐसा हो क्या? तो फिर देखना साइंस के बारे में पढ़ते हैं क्या। पहले साइंस को बताएंगे, फिर मैनेजमेंट को पूछ लेंगे। यहाँ मैनेजमेंट को रख लेते हैं, यहाँ भी मैनेजमेंट, तीनों जगह पूछते हैं। चलिए साइंस। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल। बोलता है साइंस में स्टडी मटेरियल एकदम सिस्टमैटिक होता है। अभी आपने जो पढ़ा बोर वाला, सिस्टमैटिक होता है। विच अवेलेबल इज यूज्ड टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस, जिससे आप साइंस को सीख सकते हो। लाइक साइंस, साइंस के जैसा मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल। पहले साइंस बोला कि सर मैं ना सिस्टमैटिक हूं, तो मैनेजमेंट को बुलाए कि क्या तू भी सिस्टमैटिक है? मैनेजमेंट बोलता मैं भी सिस्टमैटिक हूं। क्या आपको पता है मैनेजमेंट सिस्टमैटिक है? वो 5 पॉइंट क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसको अगर उल्टा पुल्टा करोगे थोड़ी ना चलेगा। तो ये भी तो सिस्टमैटिक है ना? और उसके बाद साइंस भी बोला मैं भी सिस्टमैटिक हूँ। तो साइंस बोलता है मैं सिस्टमैटिक हूँ, मैनेजमेंट पूछे तू सिस्टमैटिक है, बोला यस मैं भी सिस्टमैटिक हूँ। तो देखो लिखता है लाइक साइंस, साइंस के जैसा मैनेजमेंट ऑल्सो अवेलेबल द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल। सो फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो पहला फीचर साइंस को पूछे मैनेजमेंट को कि क्या आप हो? तो मैनेजमेंट बोलता है यस मैं हूं भाई। जैसा साइंस होता है सिस्टमैटिक, वैसा मैं भी हूं सिस्टमैटिक। ऐसा कौन बोल रहा है? मैनेजमेंट। चलो पहला तो पास हो गया मैनेजमेंट। दूसरा रूल में चेक कर दे, दूसरा क्या है? प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। बोलता है जो साइंस होता है ना, कई बार एक्सपेरिमेंट किया है। 0 डिग्री में आइस बनता है, कईयों बार एक्सपेरिमेंट किया, तब बुक में छपा होगा। कईयों बार एक्सपेरिमेंट किया। तो मैनेजमेंट को पूछते हैं तेरा बता, क्या तू भी एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर है? तो पढ़े आओ। Scientific principles are developed through observation and then tested through repeated experiment. बार बार चेक किया जाता है। The management principle are also developed through observation and experimentation. ये भी observation and experimentation पर management के principle बनते हैं। But since management deals with human being, बोलता है मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग, एक इंसान करता है मैनेजमेंट, एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी क्या लिखा है? एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। एकदम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। देखिए 0 डिग्री पे आइस जमता है, एक्सपेरिमेंट हुआ, यस। मैनेजमेंट को बोले क्या तू ऐसा है? बोला मैं, मेरे भी जितने प्रिंसिपल्स में एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, लेकिन मैं जो करता हूँ ना काम, वो ह्यूमंस पर,
मैनेजमेंट कौन करता है? ह्यूमन कर, जैसे मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, आप मैनेजमेंट कर रहे हो, तो ह्यूमन का ब्रेन अलग अलग होता है, हर किसी का बिहेवियर अलग होता है, एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता। तो बोलता है नहीं, ये फीचर मेरे में नहीं है, हालांकि मैं भी हूँ मैं भी एक्सपेरिमेंट बेस पर हूँ, लेकिन मैं ह्यूमंस पर होता हूँ। एमबीए करोगे, मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट जो मैनेजर जो होता है वो ह्यूमन होता है, तो एक मैनेजर अगर मैनेजमेंट कर रहा है तो सब जगह सेम थोड़ी ना करेगा। आपका स्कूल का टीचर मैनेजमेंट कर रहा है, कोचिंग का टीचर मैनेजमेंट, दोनों मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन दोनों का प्रिंसिपल्स अलग होंगे ना, दोनों का बिहेवियर अलग होगा, तो बोलता है ये एकदम सेम टू सेम नहीं हो सकता, ये चेंज हो सकता है, तो ये फीचर मेरे अंदर नहीं है, मैनेजमेंट डिनाई कर दे। पढ़ो, दिस फीचर ऑफ द साइंस इज पार्टली प्रेजेंट, थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ा सा नहीं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग होता है, इसलिए मैं कंफर्म नहीं हूँ। नॉन नॉट क्या लिखा हुआ है? इन एग्जैक्ट साइंस, एकदम कंफर्म नहीं हूं मैं। तो पहला फीचर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एकदम प्रेजेंस था, मैनेजेबल था, मैं हूँ। दूसरा हम लोग पूछे कि भैया एक्सपेरिमेंट पर आप बेस्ड हो, बोला हाँ एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, बट मैं ह्यूमन पर काम करता हूँ, मैं मैनेजमेंट जो होता है वो ह्यूमन साइकोलॉजी पर चलता है, तो बिहेवियर ह्यूमन का थोड़ा चेंज होता है, तो मैं पूरा नहीं हूँ, थोड़ा बहुत हूँ इसमें, पूरा नहीं हूँ। तीसरा पढ़े, यूनिवर्सल वैलिडिटी, मैनेजमेंट के बारे में, पहले तीसरा पॉइंट साइंस के बारे में, सॉरी साइंस के बारे में, कि साइंस आप कैसे हो, तो बोला मैं तो यूनिवर्सल हूँ, कहीं भी चल जाओ 0 डिग्री पर बर्फ जम जाएगा। मैनेजमेंट को बुलाया, बताओ तुम यूनिवर्सल हो, तो पढ़ो, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल, उसके जैसा मैं नहीं हूं बोल रहा है, सो देयर एप्लीकेशन इज नॉट यूनिवर्सल। देखिए, मैं अपने कोचिंग का मैनेजमेंट करता हूं, तो मेरे जो रूल है कि सब जगह ये फॉलो होंगे। जैसे सपोज करो मैंने आपको सुबह 8 बजे बुलाया, सुबह 4 बजे बुलाया, मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे दिखा कर पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा मैनेजमेंट है। तो क्या हर कोई ऐसे करता होगा? नहीं, कोई अलग तरीके से पढ़ा रहा है, कोई अलग तरीके से पढ़ा, तो मैनेजमेंट हर बार अलग अलग होते हैं, होता तो यूनिवर्सल है, सभी यूज करते हैं, लेकिन सेम यूज नहीं करते हैं। जैसे मेरे घर में आइस जम गया 0 डिग्री पर, आपके घर में 0 में, किसी और के घर में 0 में, लेकिन मेरे कोचिंग में जो मैनेजमेंट चल रहा है दूसरे कोचिंग में सेम चलेगा। मैनेजमेंट वहां भी है, मैनेजमेंट तो सब जगह होता है, लेकिन सेम नहीं होता ना, अलग अलग होता है। तो ये वही बोल रहा है कि यूनिवर्सली हूं मैं, लेकिन सब जगह अलग अलग होता, तो ये फीचर मेरे अंदर नहीं है। कौन मना कर दिया? मैनेजमेंट मना कर दिया। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, नो ये प्रेजेंट नहीं होता। तो आइए एक बार क्विक रिविजन करते हैं। पहले साइंस के बारे में पढ़े कि साइंस कैसा होता है। साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो एक्सपेरिमेंट बेस पर होते हैं, और साइंस क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। मैनेजमेंट को बुलाया, क्या तू सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? बोला यस हूँ। मैनेजमेंट को बुलाया, क्या तू एक्सपेरिमेंट बेस पर है? बोले हाँ मैं भी एक्सपेरिमेंट बेस पर हूँ, बट मैं ह्यूमंस होता हूँ, तो ह्यूमन के बिहेवियर अलग अलग होते हैं, तो मैं उसको मैच नहीं करता, थोड़ा सा मैच करता, थोड़ा सा मैच नहीं करता, तो पार्टली हो गया। एंड बोले यूनिवर्सल, बोले यूनिवर्सल तो हूँ, लेकिन एक ही मेथड सब जगह नहीं लगता। यूनिवर्सल हूं मैं, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल, परवेसी पढ़ा आपने, लेकिन सब जगह अलग अलग लगेगा ना। किसी स्कूल का मैनेजमेंट किसी दूसरे स्कूल के मैनेजमेंट से कैसे मैच करेगा? दोनों में मैनेजमेंट है, लेकिन अलग अलग है। जैसे मैं आपको बुलाया शाम के 5 बजे पढ़ने के लिए, कोई और मुझे ना 5 बजे बुलाएगा, लेकिन वो भी बुला, अलग टाइम में बुला रहा हूँ, अलग अलग होता है। बट ये यूनिवर्सल का जो फीचर है साइंस वाला, वो इसके अंदर नहीं है, तो बोला कि नहीं मैं ये नहीं हूं। अगला पढ़ते हैं, मैनेजमेंट इज एन, अगला मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब आर्ट के बारे में हम समझते हैं क्या होता है आर्ट। कला, जो डांस करते हैं, जो सिंगिंग करते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, ये सब के सब पेंटिंग करते हैं, सब आर्ट है। तो इसको बुलाएंगे, इसको मैनेजमेंट को, कि बता तू आर्ट जैसा है, तो मैनेजमेंट पूछेगा ना आर्ट कैसा है, वो तो पहले बताओ फिर मैं बताऊंगा मैं कैसा हूँ। पहले हम मैनेजमेंट को बुला के पूछेंगे कि मैनेजमेंट क्या आप आर्ट के जैसे हो, तो पहले आपको जानना तो पड़ेगा कि आर्ट होता कैसा है, आर्ट के क्या फीचर है। जैसे साइंस के फीचर पढ़े, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यूनिवर्सल एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड, वैसे आर्ट के बारे में भी तो जान लो। तो हम इससे पूछेंगे कि आर्ट तुम, सॉरी मैनेजमेंट तुम आर्ट के जैसा हो कि नहीं, तो आर्ट बता रहा, आर्ट क्या होता है, ये देखो डांसिंग सिंगिंग, इसको आर्ट कहते हैं, है ना। आर्ट क्या होता है? अब ये डांसिंग जो सिंगिंग है इसके बारे में कुछ लिखा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको डांस सीखना है, अब अगर आपको सिंगिंग सीखना है, क्या होगा? पहले दिन आप एकदम डांस सीख जाओगे? नहीं नहीं नहीं, पहले तो आपको कुछ बेसिक्स सिखाए जाएंगे। उसके बाद जब सिंगिंग सीखना, तो पहले सारे गामा सीखोगे, फिर थोड़ा सा बनाओगे, फिर थोड़ा सा बनाओगे, गाना गाना आएगा, फिर वेरिएशन करना आएगा। अगर आपको डांस सीखना तो पहले बेसिक स्टेप्स होंगे, पहले वार्म अप होगा, ये सारे चीज मतलब बेसिक से चालू होते हैं, धीरे 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 एडवांस में पहुंचोगे, तो ये भी तो सिस्टमैटिक है सर, ये भी तो सिस्टमैटिक है। अगर आपको डांस सीखना है, आपको सिंगिंग सीखना, तो पहले ये सीखेंगे, फिर ये सीखेंगे, फिर ये सीखेंगे, धीरे 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 धीरे। आर्ट भी ना सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है।
ये सब कौन सुन रहा है? मैनेजमेंट। उसको बता रहे कि देख आर्ट कैसे होता है। मैनेजमेंट क्या है, आर्ट क्या है? आर्ट भी सिस्टमैटिक है। अगर आपको डांस सीखना है, आपको सिंगिंग सीखना है, आप आज ज्वाइन करोगे ना, पहले दिन ही डांस नहीं कर लोगे भैया। पहले बेसिक सिखाएंगे, धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 3 महीना, एक के बाद एक के बाद एक। गिटार सीखना है तो पहले एक 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 ट्यून सिखाएंगे। तो ये भी एक सिस्टमैटिक होता है। आर्ट क्या होता है? सिस्टमैटिक। अभी इससे बात करेंगे दूसरा और कैसा होता है आर्ट। आर्ट जो होता है ये पर्सनल क्रिएटिविटी है भाई। हर किसी का अपना अपना क्रिएटिविटी होता है। अगर 4 लोग जा रहे हैं सिंगिंग सीखने, चारों एक जैसा गाना नहीं गाएंगे। चारों का अलग तरीका होगा। 4-5 लोग डांस सीखने जा रहे हैं तो सबके सब एक ही टीचर से सीखेंगे, लेकिन सब सेपरेट सेपरेट सीखेंगे। सब अलग अलग तरीके से करेंगे। तो ये जो होता है पर्सनल क्रिएटिविटी होती है। अपनी क्रिएटिविटी लगाना पड़ता है, अपने तरीके से बनाना पड़ता है। ठीक है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यस, इसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। विच रिक्वायर स्किल, आपको स्किल चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, एंड प्रैक्टिस से तुम क्या बन जाओगे? परफेक्शन बन जाओगे। ये आर्ट है। आर्ट बोलता है देखो मेरे को धीरे धीरे सीखो, आपका स्किल भी आएगा इसमें, आपकी क्रिएटिविटी भी आएगी, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होगा। ये बात तो सभी समझते हैं। भैया आर्ट में अगर आप हो, डांसिंग और सिंगिंग में हो, प्रैक्टिस जरूरी है। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा क्या आएगा? परफेक्शन आएगा। अब बुलाते हैं इस भाई साहब को। इस भाई साहब को बुलाते हैं, मैनेजमेंट को बुलाते हैं। मैनेजमेंट को पूछते हैं कि मैनेजमेंट चलो बताओ, या तुम हो आर्ट के जैसा? तो बोले पहला बताओ आर्ट कैसे है? तो बोले सिस्टमैटिक। ये तो पहले ही पूछ लिया सर। वो तो साइंस के टाइम से बोल दिया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बोलता अभी क्या पूछ रहे हो, मैं तो पहले ही बता दिया मैं सिस्टमैटिक हूँ। तो देखो, सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंस इन मैनेजमेंट, अंदर पढ़ना। दूसरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, बोले कि हर आदमी का आर्ट अलग अलग होता है। हर किसी के पर्सनलाइज, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरा आर्ट है, सेम अगला कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, वो मेरे से अच्छा ही पढ़ा देगा, मेरे से खराब। सब अपना पर्सनल एप्लीकेशन होता है ना। आर्ट को मैनेजमेंट को पूछ रहे हैं क्या तुम पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हो, क्या तुम अलग अलग? मैनेजर बोलता बिल्कुल हूं मैं। आप 10 मैनेजर को ला लो, हर मैनेजर अलग अलग तरीके से मैनेज करेगा। जैसे आप कई टीचर से पढ़ते हो, टीचर आपका पोस्ट पर मैनेजर है, सब एक जैसे थोड़ी नहीं पढ़ाते हैं। सब अलग अलग। किसी टीचर का तुमको बहुत अच्छा लगता है, किसी टीचर का खराब लगता है, किसी टीचर का बहुत मजा आता है। तो ये भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मैनेजर बोलता है यस मैं भी पर्सनलाइज्ड हूँ। जैसे 8 जो 5 डांसर है, पांचों अलग अलग तरीके से करते हैं, वैसे मैनेजमेंट भी 5 लोग है तो पांचों अलग अलग तरीके से करेंगे। अंदर पढ़ते हैं, इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरिकल नॉलेज इज नॉट इनफ। सही बोल रहा है, खाली बुक पढ़ लोगे डांस कैसे करते तो नहीं होगा। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दिस नॉलेज। फिर यहाँ पढ़ते हैं, कहाँ गया ना, इन मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर लर्न सब मैनेजमेंट थ्योरी। सभी मैनेजमेंट मैनेजर जो होते हैं वो लोग कुछ थ्योरी पढ़ के आते हैं एमबीए कोर्स में। बट देयर एफिशिएंसी डिपेंड ऑन हाउ विल दे यूज दिस प्रिंसिपल अंडर डिफरेंट सिचुएशन। जो वो सीख कर है उसको कैसे यूज करते हैं वो उसके ऊपर है। अगर आप सही से यूज कर ले तो हर किसी का अलग अलग होता है। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट ऑल्सो प्रेजेंस इन मैनेजमेंट। फिर से एक बार पढ़ते हैं। आर्ट बोलता है कि मैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हूँ। मैनेजमेंट बोलता है मैं भी हूँ सिस्टमैटिक, मुझे भी सीखना है तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ये सब चला। फर्स्ट बोलता है कि मैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हूँ, हर आदमी में मैं अलग अलग तरीके से सीखता हूँ। मैनेजमेंट बोलता है कि मैं भी हर आदमी में अलग अलग तरीके से सीखता हूँ, मैं भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हूँ। अगर 5 मैनेजर है तो पांचों अलग तरीके से मैनेज करेंगे, 5 डांसर है तो पांचों अलग तरीके से डांस डांस करेंगे। वे मत बोल देना सर ग्रुप एक्टिव ग्रुप डांस में तो सबको एक जैसे करना है। भैया सबका अपना कुछ लहजा होता है, पांचों को देखोगे ना कुछ अलग तरीके से कर रहा हूँ, कोई ना कोई का अलग परफेक्शन। वो तो लोग स्टेप मैच कर रहे हैं, लेकिन सबका अलग अलग यूनिक होता है। एंड लास्ट पूछे कि मैं हाँ आर्ट आप और कैसे हो? तो आर्ट बता रहा है कि मैं बेस्ड हूँ प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी में। जितना अब आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी क्रिएटिविटी आएगी। मैनेजमेंट को बुला है कि क्या तू ऐसा है? मैनेजर बोलता है लगाओ मुझे, मैं भी ऐसे ही हूँ। मैं जितना आप मैनेजमेंट करोगे उतना आपका क्या हो जाएगा? क्रिएटिविटी डेवलप होगी। जैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, पिछले 16 सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं। पहले पढ़ाते थे व्हाइट बोर्ड में, वहां से पढ़ाने का आदत हुआ तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे अंदर से क्रिएटिविटी आ रही है। अभी जो तुम लोगों को वीडियो दिखाकर पढ़ा रहा हूँ, साइड में मैं हूँ, फिर फोटोज भी दिखा के पढ़ा रहा हूँ मैं, एक साथ ये शूट कर रहा हूँ, ये सारा चीज। तो ये सब मेरी क्या है, ये सब मेरी क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी कैसे आ गया? मैनेजमेंट करते रहो, करेक्ट करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मेरी क्रिएटिविटी बाहर आती जाएगी। और पढ़ाते जाऊंगा तो और एग्जाम्पल आते जाएंगे, जितना प्रैक्टिस करूंगा उतनी मेरी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। डांसर लोग को देखो ना, कितना प्रैक्टिस करते रहते, दिन भर प्रैक्टिस करते रहते, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ते जाती है। तो यही बोलता है। तो यस मैनेजमेंट बोलता है मैं भी ऐसा हूं, अंदर बढ़ते हैं।
The artists require regular practice of art and to become more fine and perfection. Without practice, artists lose their perfection. Art require creativity practice. Artist must add their creative to the theoretical knowledge. So he has learned some way with experience. Manager also improve their manager skill. मैनेजर भी बोलता है कि मैं भी अपने मैनेजर स्किल को एफिशिएंसी को बढ़ाता हूँ. सो दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. साइंस में ना एक ही फीचर मैच किया था, दूसरा फीचर पार्टली था, तीसरा तो था ही नहीं. आर्ट में गए ना तो आर्ट में क्या हुआ, पहला फीचर भी मैच किया, दूसरा फीचर भी बोला मैं भी पर्सनलाइज हूँ, तीसरा बोलता है मुझे भी आप प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से अलग कर सकते हो. तो आर्ट जो है वो मैनेजमेंट के तीनों फीचर से मैच होता है. मैनेजमेंट को बुलाए, मैनेजमेंट क्या आप आर्ट के जैसा हो, मैनेजमेंट बोलता है बिल्कुल मैं आर्ट के जैसा हूँ. क्या आपका साइंस के जैसा, बोले नहीं साइंस में मैं आधा हूँ भाई, पूरा नहीं हूँ, आर्ट में तो पूरा हूँ. अब आता है हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. ये प्रोफेशन थोड़ा लंबा टॉपिक है तो क्विक रिविजन दूंगा, तैयार है जल्दी से. मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन. देखिए तीन प्रोफेशन मैंने रखा आपके सामने. वेट, तीन प्रोफेशन रखा मैंने. ये है प्रोफेशन. पहले अब इसको भी समझते हैं, पहले प्रोफेशन क्या है ये समझ ले, फिर मैनेजमेंट से बात करते हैं. प्रोफेशन है डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर अकाउंटेंट, इंजीनियर, प्रोफेशन होता है ना. तो प्रोफेशन पहले समझ जाओ प्रोफेशन होता कैसा है, फिर हम लोग मैनेजमेंट को बुलाएंगे, पूछेंगे कि तू बता इसके जैसा है कि नहीं है. तो डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये टीचर्स, ये प्रोफेशन होते हैं. तो प्रोफेशन का खासियत क्या है, प्रोफेशन के पास ना नॉलेज होता है, खूब नॉलेज होता है इनके पास, उसी नॉलेज को यूज करके अपना पैसा कमा. जो डॉक्टरी सीखा है, जो लॉयर का पढ़ाई सीखा है, जो टीचिंग का स्किल सीखा है, तो नॉलेज इनके पास होती है. इनके इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, कोई भी प्रोफेशन नहीं बन सकता. जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको किसकी डिग्री पास करनी पड़ेगी, MBBS की डिग्री पास करनी पड़ेगी. लॉयर बनना है तो LLB की डिग्री पास करनी पड़ेगी. टीचर बनना है तो B.Ed होता है, सेट का पेपर होता है, नेट का पेपर होता है, कॉलेज वॉलेज का. आपको टीचर बनना है, लॉयर बनना है, प्रोफेशन करना है तो प्रोफेशन कोई भी नहीं कर सकता भैया. इसके लिए आपको ना उस डिग्री को पास करना पड़ेगा. एंट्री लगा हुआ है, रोक दिया है, बोले कि आप इधर प्रोफेशन में जा नहीं सकते. अगर आपको प्रोफेशन में जाना है तो आपको डिग्री को क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा. इसी को रिस्ट्रिक्टेड एंट्री बोलते हैं. आज आप बोलोगे कि नहीं मुझे तो थोड़ा थोड़ा सा मेडिकल का नॉलेज है, मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, एंट्री. डिग्री लो फिर बनना. आप बोले मेरे को थोड़ा बहुत लॉ का नॉलेज है, मैं लॉयर का केस कर, नहीं एंट्री, डिग्री लो तब जाना. तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ. नॉलेज प्रोफेशन वाले के पास बहुत होता है, एंट्री लगी हुई है, डिग्री पास करो तब यह प्रोफेशन कर सकते हो. इनके अपने एसोसिएशन होते हैं. डॉक्टर का एसोसिएशन होता है, लॉयर का एसोसिएशन होता है. जैसे मैंने क्लास में डिस्कशन भी किया था, एक मूवी था जिसमें जॉली एलएलबी पार्ट 2 अक्षय कुमार वाली. उसमें अक्षय कुमार अपने अपोनेंट को, जो अनूप कुमार रहता है, उसको एक थप्पड़ मार देते हैं. तो सारे के सारे लॉयर लोग की मीटिंग होती है. उस लॉयर लोग की मीटिंग में एक हेड आता है, देखिएगा सारे लॉयर लोग बैठे रहते हैं. फिर उनको बताया जाता है कि भैया आप इसको मार नहीं सकते अपने कोलिग्स को, आपको एसोसिएशन, बार एसोसिएशन की तरफ से आपको हटा दिया जाएगा, लॉयर आप कर नहीं सकते, लेकिन आपको 3 दिन का टाइम मिला है. बोला सीन याद होगा, अगर पीछे देखे वो जो टीम बैठती है ना, सारे के सारे लॉयर्स लोग बैठते हैं. लॉयर्स लोग आगे सभी की, एक लॉयर दूसरे को कैसे मार सकते हैं, उनका एसोसिएशन है ये, इसी को एसोसिएशन बोलते हैं. बीच में कुछ समय पहले डॉक्टर लोग के ऊपर हमला हो गया था, तो जब मरीज के यहाँ कोई खत्म हो जाता है तो डॉक्टर पर चढ़ जाते हैं. तो डॉक्टर लोग सारे के सारे मिलकर एक एसोसिएशन बना के रखे हैं कि भैया किसी डॉक्टर के साथ कुछ गलत भी नहीं होना चाहिए, वो अपना ड्यूटी कर रहा है, रेस्ट में कुछ हैपनिंग हो गया तो हम मार नहीं खा सकते उनके बंदे. बीच में से सारे डॉक्टर लोग क्या कर रहे थे, स्ट्राइक कर दिए थे. टीचर लोगों का स्ट्राइक हो गया था, शिक्षा कर्मी का फीस बढ़ाओ, उनका सॉरी सैलरी बढ़ाओ. तो सारे टीचर लोग मीटिंग करे, तो जब एक ही फील्ड वाले सब आ जाते हैं, एक ही फील्ड वाले मिलकर चलते हैं, एक ही फील्ड वाले मिलकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे, तो उसको क्या बोलना चाहिए, एसोसिएशन. तो प्रोफेशन का एसोसिएशन होता है. टीचर्स के अपने एसोसिएशन, डॉक्टर्स के अपने एसोसिएशन, लॉयर्स के अपने एसोसिएशन, चार्ट अकाउंटेंट के अपने एसोसिएशन, अपने क्या होते हैं, एसोसिएशन. क्या पढ़ रहे हैं सर, प्रोफेशन कैसा होता है, प्रोफेशन में नॉलेज भर के होता है. प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री थ्रू डिग्री, डिग्री पास हो गए तब एंट्री जाओगे. प्रोफेशन के अंदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं, एसोसिएशन होता है सबका सेपरेट सेपरेट. अब कोड ऑफ कंडक्ट भी होते हैं. कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इनका जो एसोसिएशन है ना, इनका एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है.
आप अगर उस एसोसिएशन से हो तो आपको उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ेंगे। एसोसिएशन ने रूल बनाया और उस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। इसी रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएटेड बाय द एसोसिएशन को क्या बोलेंगे? कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे इनका ये डॉक्टर लोग बहुत बड़े बड़े अपना ऐड नहीं कर सकते, जितने प्रोफेशन होते हैं बहुत बड़ा बड़ा ऐड नहीं कर सकते। टीवी में जब ऐड देखते हो तो सब प्रोडक्ट के होते हैं। इनको बोला गया है कि भैया आप कोड ऑफ कंडक्ट है कि एक साइज डिसाइड किया, इतने पर ही आप ऐड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएटेड बाय द एसोसिएशन को ही क्या बोलेंगे? कोड ऑफ कंडक्ट। और इनको इस कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना जरूरी है। अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करोगे तो एसोसिएशन, जैसे अभी मैं एग्जांपल दिया ना वो थप्पड़ मारने वाला, तो कोड ऑफ कंडक्ट था कि एक लॉयर दूसरे लॉयर पर हाथ नहीं उठा सकता। जब डिबेट करते हैं, पक्ष विपक्ष लड़ाई करता है तो हाथ नहीं उठा सकते, कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है। अब इसने कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ दिया, अक्षय कुमार ने थप्पड़ मार दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया? एसोसिएशन मीटिंग बुलाएगा, उसका पनिशेबल करेगा, उसकी डिग्री को कैंसिल करेगा, कुछ होता है। आपको कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। किसके बारे में पढ़ रहे हैं सर? प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? नॉलेज खूब होता है सर, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, इनके एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन रूल्स बनाता है जिसको कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। एंड इनका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। इनका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस, जो आज के जमाने में इंडिया में नहीं है भैया। डॉक्टरी जो है वो लोग सिर्फ पैसा कमाना चाह रहे हैं, लॉयर लोग हैं जो सिर्फ पैसा कमाना चाह रहे हैं, टीचर लोग हैं जो सिर्फ पैसा कमाना चाह रहे हैं। इनका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? सर्विस देना। जाइए आप अधिकतर कोचिंग में, पहले तो आप पहले एडवांस पे करेंगे, पहले फुल पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपको एंट्री मिलती है बैठने के लिए। वहीं कुछ कोचिंग वाले भैया पहले 10 दिन 15 दिन पढ़ लो, आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगा, हम सर्विस देंगे आपको, आपको अच्छा लगेगा तो पेमेंट भी करेंगे। सर्विस देना होना चाहिए। डॉक्टर पहले पहले बिल भरो, उसके बाद मतलब पहले पूरा पेमेंट करो, फिर आपका ट्रीटमेंट चालू होगा। भैया आपका मेन मोटिव क्या है? सर्विस देना। आप प्रोफेशन कर रहे हो, आप प्रोफेशन का मेन पर्पस ही क्या होता है? सर्विस देना, बट नहीं है ऐसा। तो सर्विस मोटिव इनका होना चाहिए। तो ये 5 चीज आप पढ़ लेंगे। क्या क्या है कि भैया बिजनेस जो है, सॉरी, प्रोफेशन जो है, नॉलेज होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, एसोसिएशन, कोड ऑफ कंडक्ट एंड सर्विसेज। बुलाते हैं इस भाई साहब, क्या नाम है इसका? मैनेजमेंट। बताओ भैया आप ऐसे हो, मैनेजमेंट को पूछ रहे हैं कि क्या आपके अंदर नॉलेज है, सिस्टमैटिक नॉलेज, वही वाला। मैनेजमेंट तो कब से बता रहा हूँ, साइंस से बता रहा हूँ मैं सिस्टमैटिक हूँ, आर्ट से बता रहा हूँ सिस्टमैटिक हूँ, तो मैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में हूँ। फिर बोले क्या मैनेजमेंट करने के लिए, एक मैनेजर चुनने के लिए, मैनेजर बनने के लिए क्या कोई डिग्री लेना पड़ता है? बोले डिग्री तो लेना पड़ता है, लेकिन बिना डिग्री लिए भी आप काम कर सकते हो। मतलब रिस्ट्रिक्टेड जो एंट्री है प्रोफेशन में तो है। मैनेजर बनने के लिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है बट कंपलसरी नहीं है। एमबीए की डिग्री होती है मैनेजर बनने का, लेकिन बिना एमबीए डिग्री करके भी आप मैनेजर बन सकते हो। बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड, ये जोड़ दिया जाएगा बहुत जल्दी। आज के जमाने में अगर आपको मैनेजर बनना है तो कोई डिग्री उग्री पास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक डिग्री होती है एमबीए की डिग्री। तो बहुत जल्दी ये डिग्री ना लीगली डाल दिया जाएगा कि अगर आपको मैनेजर बनना है तो ये एंट्री आपको, ये डिग्री आपको लेनी पड़ेगी। एसोसिएशन, डॉक्टर लोग एसोसिएशन मैनेजर मैनेजमेंट को पूछे क्या तेरा कोई एसोसिएशन है? उसको पूछ के क्या तेरा कुछ एसोसिएशन है? एक सेकेंड। बोला कि मेरा भी एसोसिएशन है लेकिन उसको फॉलो करना जरूरी नहीं है। मेरा भी एसोसिएशन है बट उसको फॉलो करना जरूरी नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट है, बोला सब है मेरे, लेकिन अब बहुत कंपलसरी, मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्या है, मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड। So management can be defined as a occupation backed with specialized knowledge and training in which interest क्या है? Restricted। तो ये definition अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। नॉलेज, हाँ है, नॉलेज भी इसमें। उसके बाद बैक्ड विद का मतलब लॉ का इसमें सपोर्ट रहता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ट्रेनिंग भी मिलता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी होता है। बुलाएंगे हम किसको? मैनेजमेंट को। चलो मैनेजमेंट बताओ कि तुम इसके जैसे हो कि नहीं। तो एक एक पॉइंट पढ़ते हैं, मैं ऊपर ऊपर पढ़ा रहा था, सुनो। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, इन एवरी प्रोफेशन देयर इज प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज व्हिच हेल्प प्रोफेशन to gain special knowledge that profession. In case of management also there is available of systematic body of knowledge. The large number of books available, management के बहुत सारे बुक मिले हुए हैं।
सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट आल्सो। ये तो पहले दिन से है। साइंस में भी पहला फीचर यही था, दूसरा आर्ट में भी पहला फीचर यही था, प्रोफेशन में भी पहला फीचर है। तो मैनेजमेंट का बोलते मैं ऐसा हूं। दूसरा पढ़ते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री ऑफ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन। आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस, लॉयर बनना है तो एलएलबी सब करना है। वेयर एज देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजर। के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन एंट्री ही नहीं है। मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है। एनी वन कैन बिकम अ मैनेजर रिस्पेक्टिवली ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैनेजर बन सकता है। बट नाउ अ कंपनी, नाउ मैनी कंपनीज, बहुत सारे कंपनी है, प्रिफर अपॉइंट मैनेजर ओनली विद द, क्या लिखा हुआ है, एमबीए। देखो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन कोई बहुत सारी कंपनी आप ऐसे हैं, अगर मैनेजर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एमबीए। तो नीचे क्या लिखा है, सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। अब ये फीचर नहीं है प्रेजेंटली, अभी तो नहीं है, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विद द स्टैट्यूटरी बैकिंग। स्टैट्यूटरी बैकिंग मतलब प्रावधानों में आएगा, बैकिंग में आ जाएगा, नियम वैधानिक वैधानिक नियम कानून में आ जाएगा। अगर आप ये नहीं भी पढ़ते हो समझ में आता है कि बहुत जल्दी इसको क्या करा जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है मैनेजमेंट में, बहुत जल्दी मैनेजमेंट में भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री आएगा। एमबीए की डिग्री आने वाली है। अब प्रोफेशन एसोसिएशन, हर किसी का अपना ग्रुप होता है, तो देखो यहाँ लिखा हूं, for all the profession, special association is established, and every professional has gets himself registered with the association before practicing the profession। देखिए अगर आप कोई प्रोफेशन को ज्वाइन करते हो, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये सब जो भी प्रोफेशन है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, किसी के पास नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद का क्लिनिक खोलकर अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो पहले आपको वहां पर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, ताकि आप उसके एसोसिएशन के मेंबर बन जाओ। डॉक्टर हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर विद द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ऐसे काउंसिल्स बने हुए हैं जो एसोसिएशन। तो मैनेजमेंट पूछे तेरे पास है, तो देखो क्या होता है, इन केस ऑफ मैनेजमेंट वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशन आर set up at a national and international level which have some membership rules and set of ethical code. For example, AIMA in New Delhi, National Institute of Personal Management at Kolkata, but legally it is not compulsory। ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो अपने आप को उस एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराओ, लेकिन एसोसिएशन है, ऑप्शनल है, चाहिए तो कराओ, नहीं है तो मत कराओ। बट वेरी सून पढ़ो, सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड। बस इतना लिख लो। स्टैट्यूटरी बैकिंग मतलब वैधानिक सपोर्ट मिल जाएगा इनको। Existence of ethical code, every profession are set ethical code fixed by the professional organization and binding all the profession of that। उसमें जितने सारे लोग काम करते हैं उनको रूल्स को फॉलो करने हैं, बाइंडिंग है वो सब। इन केस ऑफ मैनेजमेंट देयर इज ग्रोइंग एम्फेसिस एंड एथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजर। मैनेजर के लिए भी कुछ एथिकल कोड है। ऑल इंडिया एसोसिएशन AIMA हैज कोड ऑफ कंडक्ट, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है, बट लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी टू मैनेजर गेट रजिस्टर विद एंड फॉलो। उसको ओबे करने की जरूरत नहीं है। देखो सभी जगह पर ना एथिकल कोड को फॉलो करना है। मैनेजमेंट के भी एसोसिएशन है, इन्होंने भी एथिकल कोड बनाया हुआ है, बट आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सो प्रेजेंटली दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, but very soon it will be added, it will be included statutory backing and service motive। The basic motive of the every profession is to serve their client with the dedication। सर्व करना है, आपको सर्विस देना है। वेयर एज बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट गोल। फॉर एग्जाम्पल देखो गोल अचीव करना है, सर्विस देना है, बट नाउ इट इज ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी सोल गोल। खाली पैसा ही कमाने का गोल मत रखो। अगर आप प्रोफेशन में हो, जो भी प्रोफेशन वाले हैं वो लोग सिर्फ पैसा कमाने का गोल मत रखो, उनको सरवाइव करना है मार्केट में लॉन्ग पीरियड के लिए। वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे, सर्विस अच्छा देंगे तो। बिजनेसमैन मस्ट गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू सोशल ऑब्जेक्ट अलोंग विद द इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। बोला ना, अभी पढ़े थे अपन ऑब्जेक्ट। बोलता है कि सर्विस देना मेन मोटिव है, प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव होना चाहिए, बट उसको मत रखना, और भी मोटिव रखते हैं वो सब भी रखो, सर्विस में आ जाओगे। प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट, वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड। तो प्रोफेशन कैसा होता है, प्रोफेशन के अंदर नॉलेज होता है। मैनेजमेंट बोला मैं भी नॉलेज वाला हूँ। प्रोफेशन के अंदर होता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। मैनेजमेंट बोलता है मेरे लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, बट वेरी सून आ जाएगा एमबीए की डिग्री। फिर बोलता है एसोसिएशन,
एसोसिएशन सभी प्रोफेशन में है, मैनेजमेंट बोलता है कि एसोसिएशन है, लेकिन आपको जरूरी नहीं कि अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराओ। फिर बोलता है कि एथिकल कोड, सारे प्रोफेशन का एथिकल कोड फॉलो करने पड़ते हैं भाई। एसोसिएशन मैनेजमेंट बोलता है हमारे में भी एथिकल कोड है, लेकिन हम फॉलो वॉलो नहीं करते भाई, लेकिन बहुत जल्दी फॉलो करना पड़ेगा। सर्विस मोटिव, मैनेजमेंट बोलता है कि होगा सर्विस मोटिव, हमारे में भी है, लेकिन हम अभी सर्विस मोटिव पे तो हम कंपलसरी फॉलो नहीं करते, लेकिन बहुत जल्दी ये कंपलसरी भी होने वाला है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा हमने, नेचर बहुत ज्यादा पेपर में आने वाला है। तो आज क्विक रिवीजन करते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने आज सबसे पहले पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है कौन सा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, इसमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। और दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्ट, इसमें आप अपने सोसाइटी के बारे में सोचना है। एंड तीसरा होता है पर्सनल ऑब्जेक्ट, इसमें आप अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचोगे। इसके बाद पढ़ा हमने नेचर। नेचर बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इसलिए वीडियो शायद थोड़ा बड़ा भी हो गया होगा। सो नेचर, नेचर कितने नेचर होते हैं? 3 नेचर होते हैं। मैनेजमेंट साइंस के जैसा है क्या? मैनेजमेंट आर्ट के जैसा है क्या? मैनेजमेंट प्रोफेशन के जैसा है क्या? तो पहले साइंस के बारे में समझना जरूरी है कि साइंस में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, वो बोरिंग वाला एग्जांपल सिस्टमैटिक। दूसरा ये जो होता है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड में होता है, प्रिंसिपल और बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन से साइंस बनता है। देन तीसरा होता है यूनिवर्सल। तो मैनेजमेंट को बुलाया, बोले क्या तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? बोला बिल्कुल हूँ मैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। फिर बोले कि क्या तेरा क्या पॉइंट था वो तुम्हारा? एक्सपेरिमेंटेशन। तो बोले क्या तुम एक्सपेरिमेंटेशन पर बने हो? बोला हाँ बना हूँ, लेकिन मैं ह्यूमन बिहेवियर को काम करता हूँ, तो मैं कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटेशन पर नहीं हूँ, थोड़ा बहुत हूँ, पार्टली हूँ मैं। एंड बोले यूनिवर्सल, बोले यूनिवर्सल तो हूँ मैं, लेकिन सब जगह में अलग अलग तरीके से लगता हूँ। जैसे आई 0 डिग्री पे हर जगह का होता है, लेकिन एक मैनेजमेंट जो लग रहा है यहाँ पर सब जगह का मैनेजमेंट अलग अलग होता है, तो ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं। फिर आर्ट बताया, बोले आर्ट तुम कैसे हो? आर्ट बताया कि मैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हूँ। मैनेजमेंट बोलता है मैं भी हूँ। आर्ट बोले कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हर आदमी पर अलग अलग तरीके से होता है। मैनेजमेंट बोलता है मैं भी हर आदमी पर अलग अलग तरीके से लगता हूँ, हर आदमी अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट करता है। एंड नंबर 3 आपका क्या था? क्रिएटिविटी एंड स्किल होना चाहिए, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट बोलता है मुझे भी आप प्रैक्टिस करो, मेरी भी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। तो बोले तीनों के तीनों फीचर मेरे अंदर है। फिर आते हैं सबसे बड़ा टॉपिक प्रोफेशन। प्रोफेशन में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट बोलता है बिल्कुल हूँ मैं। दूसरा बोला रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। मैनेजमेंट बोलता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होगा, लेकिन कंपलसरी नहीं है। फिर बोला एसोसिएशन। मैनेजमेंट बोलता है एसोसिएशन, लेकिन कंपलसरी नहीं है। फिर बोला एथिकल कोड। प्रोफेशन बोला होगा, लेकिन मैं भी इसमें भी कंपलसरी, सर्विस मोटिव ये भी मैं कंपलसरी नहीं हूँ। तो इतने सारे टॉपिक को आपको घर में अच्छे से बुक से पढ़ना है। देखो मैं एक एक लाइन अगर बुक से पढ़ पढ़ के बताऊंगा ना, तो फिर हो गया, हमारा रिवीजन होते रहता है। आपको रिवीजन के प्रोस्पेक्ट से बनाया मैंने, और आप अच्छे से बुक से पढ़ेंगे, चीजों को एग्जांपल्स को मन में रखेंगे, तो फटाफट आपके कवर हो जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम चैप्टर को खत्म करेंगे। ये वीडियो नंबर 2। अगले वीडियो वीडियो नंबर 3 में चैप्टर को हम डन करेंगे।